हेलो बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल डाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन क्या होता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक होता है केमिकल, इसमें एक होती है मैकेनिकल प्रोसेस और एक होती है केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, मैस्टिकेशन क्या होता है, कर्निंग क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। जो मैस्टिकेशन की प्रोसेस होती है वो बक्कल कैविटी में होती है, जो कर्निंग की प्रोसेस होती है वो स्टमक में होती है, और जो पेरिस्टाल्सिस की प्रोसेस होती है वो इसोफेगस और इंटेस्टाइन में होती है। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल डाइजेशन क्या होता है। केमिकल डाइजेशन का मतलब है कि डाइजेशन में एंजाइम्स का क्या रोल होता है, उसे कहते हैं केमिकल डाइजेशन। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ होगा, यह कहाँ कहाँ हमें पढ़ना पड़ेगा। तो एक बक्कल कैविटी में पढ़ेंगे, एक स्टार्च स्टमक में पढ़ेंगे, और दूसरा थर्ड नंबर पढ़ेंगे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में हम तीनों पढ़ेंगे। बाइल जूस आता है लीवर से, उसके थ्रू किस तरीके से डाइजेशन होता है। जो पैंक्रियाटिक जूस आता है इंटेस्टाइन में, उसके थ्रू किस तरीके का डाइजेशन होता है। और तीसरा जो इंटेस्टाइन का खुद का जूस होता है वो किस तरीके से कार्य करता है या किस तरीके से डाइजेशन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बक्कल कैविटी के थ्रू किस तरीके का डाइजेशन होता है। बक्कल कैविटी में दो एंजाइम सिक्रीट होते हैं, एक होता है सलाइवा और दूसरा होता है लिंगुअल लाइपेज। गड़बड़ हो गया। तो एक होता है सलाइवा और दूसरा होता है लिंगुअल लाइपेज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सलाइवा में किस तरीके से डाइजेशन होता है। तो सलाइवा में डाइजेशन के लिए पीएच का 6.8 होना ज़रूरी है, और बाकी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। और ये टैलिन एंजाइम का सिक्रीशन करता है, उसी को कहते हैं सेलेवरी एमाइलेज। ठीक है, करता कैसे है हमने पढ़ा था। फूड होता है, फूड के साथ सलाइवा को मिला दिया, बन गया बोलस, है ना। अब देखो जो सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम है वो क्या काम करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को टैलिन एंजाइम या सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम कैल्शियम की प्रेजेंस में और पीएच जब 6.8 होगा तो माल्टोज में और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एक डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मतलब मुंह में या माउथ में या बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का 30% ऑफ डाइजेशन किसके थ्रू होता है, सेलेवरी एमाइलेज के थ्रू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे स्टमक। स्टमक में किस तरीके से डाइजेशन होता है। हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 3.5 करोड़। पीएच क्या होता है, 1.5, है ना। ये भी पढ़ाए थे हम। ये सिंपल होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब देखो हमने ये भी आपको बताया था कि वहाँ से एक होता है मतलब ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं और दूसरी होती हैं चीप सेल्स। एक और हमने पढ़ाई थी म्यूकस नेक सेल्स, जहाँ से म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा था, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम देखते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं। तो ऑक्जेंटिक सेल से दो एंजाइम सिक्रीट होते हैं, दो चीज़ें सिक्रीट करता है। ये भी हम बताए थे आपको। एक सिक्रीट करता है HCl और एक सिक्रीट होता है CIF, है ना। CIF क्या करता है, वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जो HCl होता है वो क्या करता है, तो वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उनको एक्टिव करने का काम करता है। मतलब जो चीप सेल्स होंगी वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का भी सिक्रीशन करेंगी और लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब गैस्ट्रिक लाइपेज का भी सिक्रीशन करेंगी। तो जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो कौन कौन से हैं, तो वो एक होता है पेप्सिनोजन, दूसरा होता है प्रोरेनिन। ठीक है, तो पेप्सिनोजन को HCl पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देता है ना। ये काम होता है HCl का। अब देखो यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे बक्कल कैविटी में कि यहाँ पे लिंगुअल लाइपेज होता है। लिंगुअल लाइपेज का क्या, लिंगुअल लाइपेज जो होता है ये सिक्रीट होता है हमारी टंग से। ठीक, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार के फैट का डाइजेशन बक्कल कैविटी में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं आपको बताती हूँ। तो ये बक्कल कैविटी से लिंगुअल लाइपेज का सिक्रीशन होता है और स्टमक से हमारे गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रीशन होता है।
लेकिन स्टिल फैट का डाइजेशन कहीं पे भी नहीं होता है, इन दोनों में नहीं होता है, वो इंटेस्टाइन में ही होगा। क्यों? क्योंकि गैस के डाइजेशन के लिए फैट के डाइजेशन के लिए सबसे पहले फैट का इमल्सिफिकेशन करवाना ज़रूरी होता है। पहले फैट का इमल्सिफिकेशन होगा, उसके बाद फैट का डाइजेशन होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्योंकि हम स्टमक पढ़ रहे हैं, स्टमक में कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है? स्टमक में सिक्रीट होता है पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, 3 एंजाइम सिक्रीट होते हैं। हमने देख लिया कि लाइपेज से किसी भी प्रकार के लिपिड का डाइजेशन तो होता नहीं है। दूसरा बचा पेप्सिन, तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, या फिर प्रोटीएजेस में कन्वर्ट कर देता है, या पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। अभी एमिनो एसिड में कन्वर्जन नहीं हो रहा, एमिनो एसिड में कन्वर्जन इंटेस्टाइन में होगा, है ना। और एक होता है मिल्क सिक्रीटेड, जब मिल्क में जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है उसे हम कहते हैं कैसीन। तो कैसीन का डाइजेशन किस तरीके से होता है? तो कैसीन का डाइजेशन एडल्ट में तो पेप्सिन ही करवा देता है, कोई दिक्कत नहीं है, पेप्सिन ही करवा देगा डाइजेशन। लेकिन जो बच्चे होते हैं, बच्चों में इसके डाइजेशन के लिए रेनिन रिक्वायर होती है। हमें 3 एंजाइम पढ़ने थे स्टमक में, लाइपेज, दूसरा पेप्सिन, तीसरा रेनिन। लाइपेज हम पढ़ चुके हैं, पेप्सिन हमने देख लिया कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया उसने। तीसरा हम पढ़ रहे हैं रेनिन। तो रेनिन बच्चों में काम करता है। कैसे? जो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है या मिल्क प्रोटीन है, कैसीन है, उसको कैल्शियम सबसे पहले पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करेगा और पैराकैसिनेट को रेनिन जो होगा डाइजेस्ट कर देगा। तो मतलब रेनिन बच्चों में मिल्क के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? ओके। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इंटेस्टाइन में किस तरीके का होता है। ठीक है, डाइजेशन इंटेस्टाइन में कैसे होता है तो हम तीनों पढ़ेंगे। सबसे पहले बाइल जूस के थ्रू कैसे होता है, फिर पैंक्रियाटिक एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं, फिर इंटेस्टाइन किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बाइल जूस का क्या रोल होता है। बाइल जूस में सॉल्ट पाए जाते हैं, हमने पढ़ा है ना। एक होता है सोडियम थोरेकोलेट, एक होता है सोडियम ग्लाइकोलेट, और एक होता है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। ये डाइजेशन नहीं करते हैं किसी भी चीज़ का, ये इमल्सिफिकेशन करते हैं। मतलब लिपिड के लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट को या लिपिड को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जब वो स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट होगा तभी उसका डाइजेशन होगा। इसी वजह से लिपिड का डाइजेशन बक्कल कैविटी और स्टमक में नहीं होता है। क्लियर? पता चला बाइल जूस का काम डाइजेशन में क्या होता है, इमल्सिफिकेशन करवाना। उसके बाद हम डाइजेशन पढ़ेंगे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं, पैंक्रियाज वाले एंजाइम जो होते हैं वो किस तरीके से डाइजेशन करते हैं। किसमें? इंटेस्टाइन में। हम इंटेस्टाइन में ही तो डाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स किस तरीके से काम करते हैं। तो चूंकि पैंक्रियाज है तो इसका नाम पैंक्रियाटिक एमाइलेज है। 30% डाइजेशन हो चुका है, अब हमें 70% डाइजेशन पे फोकस करना है। तो जो स्टार्च है 70% स्टार्च को ये माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब 100% पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो चुका है। किससे? पैंक्रियाज से। मतलब पैंक्रियाज में नहीं, पैंक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम से। ये प्रोसेस इंटेस्टाइन में हो रही है। ठीक है, अब देखो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स में ट्रिप्सिन आता है, काइमोट्रिप्सिन आता है, इलास्टेज आता है और कार्बोक्सी पेप्टिडेज आता है। ये पहले पेप्सिन नहीं था, पेप्सिन तो इसका एक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजन होता है सब में। सब ये जैसे ट्रिप्सिन है तो ट्रिप्सिनोजन हो गया, पेप्सिन है तो पेप्सिनोजन हो गया। उसी तरह से मतलब जैसे इलास्टिन था तो ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन डिओडीनम में पाए जाने वाला एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स होता है जो कि
काइमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और जब ट्रिप्सिन एक्टिव हो जाता है तो बाकी सारे एंजाइम्स का एक्टिवेशन करवा देता है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं शायद। तो ये एक्टिवेटेड एंजाइम यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं। इनका एक्टिवेशन कैसे होता है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, और नहीं भी अगर पढ़ा है किसी ने तो वो मैं बता दे रही हूँ कि एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है जो डिओडिनम से सिक्रीट होता है, वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा और फिर ट्रिप्सिन अपने सारे साथियों को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, जो प्रोटीन था, प्रोटीन या पेप्टोन था, उसको डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और जो डाईपेप्टाइड है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, उसको मोनोमर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मतलब ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज जो तीन थे वो प्रोटीन को, जो बचा हुआ प्रोटीन है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर कार्बोक्सी पेप्टिडेज उसको मोनोमर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो तरीके के, एक मोनोमर प्रोटीन भी मिल गई, डाइमर प्रोटीन भी मिल गई। अब कार्बोहाइड्रेट और डाइसैकेराइड के फॉर्म में है ही कहाँ, पैंक्रियाज में। आगे देखिए, हमने दो चीज पढ़ ली, हम तीसरी चीज पढ़ेंगे। पैंक्रियाज से ही फैट का डाइजेशन शुरू होता है, पैंक्रियाज के एंजाइम से, मतलब इंटेस्टाइन से। अब देखिए पैंक्रियाटिक जूस क्या करते हैं। जैसे पैंक्रियाटिक जूस मतलब पैंक्रियाटिक एमाइलेज, इमल्सिफिकेशन लीवर से सिक्रीट होने वाले बाइल सॉल्ट से हो चुका है, बाइल सॉल्ट या बाइल जूस से। अब ये इसको डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा या फिर मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा। कौन, पैंक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड जैसे हैं, जैसे डीएनए है, आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिएज उनको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देगा। अभी यहाँ पे न्यूक्लिएज पाया जा रहा है, रिमेंबर, मतलब लाइपे, उसमें सिर्फ पैंक्रियाटिक जो जूस होते हैं वहाँ पे न्यूक्लिएज पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज नहीं। तो ये न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर दिया। देखो एक बार मैं बताती हूँ, जहाँ अभी हमने पढ़ा इंटेस्टाइन में डाइजेशन, तो उसमें हमने बाइल सॉल्ट का काम पढ़ा, वो इमल्सिफिकेशन करवाया। ठीक है, अब जब हम पैंक्रियाज के काम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, जो 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो हो गया था, जो 70% कार्बोहाइड्रेट बचा था उसको डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर लिया। प्रोटीन में हमने क्या पढ़ा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज और कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो थे वो प्रोटीन को कन्वर्ट करके, मतलब प्रोटीन को कन्वर्ट करके उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, मतलब कुछ एमिनो एसिड के फॉर्म में और कुछ डाइपेप्टाइड के फॉर्म में। ठीक है, और यही लाइपेज, मतलब ये पैंक्रियाटिक जूस, जब पैंक्रियाटिक लाइपेज लिपिड को डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर लेता है। और यहीं पे पैंक्रियाटिक जूस में ही न्यूक्लिएजेस पाए जाते हैं जो कि डीएनए आरएनए को, मतलब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है। इतना हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ रहे हैं और अलग अलग सेपरेटेड वे में ही हमें समझना है। अब तीसरा डाइजेशन पढ़ेंगे हम इंटेस्टाइन में ही, जो कि इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था कि डाइसैकेराइड के फॉर्म में 100% कार्बोहाइड्रेट आ गया था, तो अब उसको डाइसैकेराइडेज जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है उसको मोनोमर फॉर्म में या मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया। हमें वही तो चाहिए एब्जॉर्ब करने के लिए। सुक्रोज था, मतलब जैसे ये सुक्रोज था, सुक्रेज एंजाइम इसको ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। माल्टोज था, माल्टेज एंजाइम इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। लैक्टोज था, लैक्टेज एंजाइम इसको ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये सारे मोनोमर फॉर्म हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो ये मोनोमर फॉर्म में आ गए। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। क्लियर? उसके बाद हम प्रोटीन की बात करेंगे। डाइपेप्टाइड के फॉर्म में था,
कुछ तो मोनो मतलब एमिनो एसिड में भी कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन कुछ डाईपेप्टाइड के फॉर्म में थे, तो डाईपेप्टाइडेज एंजाइम इनको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे ही किसका, यहाँ पे ही प्रोटीन का भी डाइजेशन खत्म हो गया। लिपिड का, इसमें कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन इंटेस्टाइन में खत्म हो गया और प्रोटीन का भी डाइजेशन इंटेस्टाइन में खत्म हो गया। कौन सा इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी हम ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। उसके बाद फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है, कैसे काम करते हैं इंटेस्टाइनल जूस? तो डाईग्लिसराइड में कन्वर्ट किया था हमने, तो इंटेस्टाइनल लाइपेज जो है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया, आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। मतलब यहाँ पे फैट का भी डाइजेशन खत्म हो गया। उसके बाद ये न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड वहाँ पे पाए जा रहे थे पैंक्रियाटिक जूस में, तो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियेज एंजाइम वहाँ पे मतलब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर दिया था। अब न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज ये दोनों इसको न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब बेस आ गया, पेंटोज शुगर आ गया, यहाँ पे इसका भी डाइजेशन खत्म हो गया। मतलब इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू जब इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है तो ये अपने मोनोमर फॉर्म में सारा फूड अपने मोनोमर फॉर्म में आ गया। और हमने क्या पढ़ा था कि डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपलेस्ट फूड मटेरियल में कन्वर्जन की प्रोसेस ही डाइजेशन कहलाती है। ठीक है, अब देखो, अब लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खत्म। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। इस डायग्राम से तो हम बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे ना। हमने पढ़ा था कि यहाँ से जैसे ऐसे बना दिया अगर, तो यहाँ से ये डियोडिनम था, यहाँ पे ये जिजुनम है, ये इलियम है लास्ट पार्ट, और ये स्फिंक्चर है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये सीकम है, ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन है, ये सिग्मोइडल कोलोन है, यहाँ पे रेक्टम पाया जाएगा लास्ट में, और यहाँ पे एनस पाया जाएगा। एनस में स्फिंक्चर पाए जाते हैं, एक इनवॉलेंट्री होता है, दूसरा मतलब उसी स्फिंक्चर पाए जाते हैं, तो जो उसका इनर पार्ट होता है इनवॉलेंट्री होता है, जो आउटर पार्ट होता है वो वॉलेंट्री होता है। इतनी चीज़ें हमने पढ़े थे। अगर ये जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे ये, तो इस एक स्ट्रक्चर को होस्ट्रा बोलते हैं। और ये इस तरीके से क्यों पाई जाती हैं, मतलब ये इस तरीके से पाई जाती है, इस तरीके से ये इस तरीके से एक एक होस्ट्रा इसलिए होता है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। ठीक है, एक चीज़ और, ये जो इसमें ये सीकम का एरिया है, सीकम के एरिया में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। वो करते क्या हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं विटामिन्स का और विटामिन के का। विटामिन बी क्या करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन के तो क्लॉटिंग फैक्टर है, ये वो तो हमें पता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है ना। तो अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, डिटेल में एब्जॉर्प्शन हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस मैं बता दे रही हूँ कि जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, डाइजेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च फॉर्म था वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज मोनोमर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। प्रोटीन जो था वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। फैट जो था वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। जो न्यूक्लिक एसिड था वो नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेटेज, पेंटोज शुगर इसमें कन्वर्ट हो गया और डाइजेशन की प्रोसेस खत्म। ठीक है, अब बचा है एब्जॉर्प्शन। तो बाकी एब्जॉर्प्शन तो सिंपल होता है, लेकिन जो लिपिड का एब्जॉर्प्शन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोगों को बताया भी था कि जो लिपिड का एब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्ट लिम्फेटिक कैपिलरी के थ्रू होता है। लिम्फेटिक कैपिलरी के थ्रू वो डायरेक्ट हाइट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। किसके थ्रू, लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक वेन्स के थ्रू, लीवर के पास नहीं जाता है। इसलिए हमने बताया भी था कि हमें जो फैट होता है
उसका इंटेक बहुत कम मात्रा में करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, जितना इसेंशियल है उतना ही करना चाहिए। तो फैट का एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होती है उसको हम एक अलग से वीडियो में डिटेल में पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।